मेरा नाम राधिका है और मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी जब मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ। रात का वक्त था जब मेरे बाबा ने मेरे कमरे से किसी आदमी को निकलते हुए देखा। बाबा को ये लगा कि ये मेरा कोई चलाया हुआ चक्कर है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो मज़े से सो रही थी, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। वो आदमी हमारे घर में चोरी करने के लिए आया था, लेकिन शायद उसे ये पता नहीं था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, इसीलिए वो अलग अलग कमरों में जा रहा था। और जब वो मेरे कमरे से बाहर निकला तो बाबा ने उसे देख लिया। वो चोर तो वहाँ से भाग गया, लेकिन उसके बाद मेरी शाहमत आ गई। बाबा ने मुझे पागलों की तरह मारा और मुझसे कहा कि ये तेरा कोई यार था, क्योंकि अगर वो चोर था तो फिर कुछ चुराकर क्यों नहीं गया। बाबा ने मुझे खूब मारा और अगले ही दिन मेरी शादी का फैसला कर लिया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी किस्मत बहुत बुरी थी और मेरे साथ ये सब होना लिखा था, वरना सबने मेरी क्या गलती थी, फिर भी मेरे साथ ही सब कुछ कैसे हो गया। मेरे बाबा ही थे जो मुझ पर जान देते थे। मैं ज़रा सी कोई बात करती तो फ़ौरन पूरी कर देते थे, लेकिन अब उन्होंने ऐसा मंजर देखा था कि मैं उनको ये भी नहीं कह सकती थी कि क्या आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे हाथ उठाना तो दूर, उन्होंने मुझे कभी डांटा भी नहीं था। थोड़ा सा ज़रूर वो सख्त थे, लेकिन इस तरह उन्होंने मेरे साथ कभी नहीं किया। जब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था, मैं तभी सोच रही थी कि मेरे साथ में ये सब क्यों हो रहा, ये कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कान बंद हो गए हैं, मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बुरा वक्त होता है जब आप किसी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जिससे आप निकल भी नहीं सकते और आपको पता भी नहीं होता कि आगे क्या होगा या आपने क्या करना है। और अगर आप पर जुल्म करने वाला आपका कोई अपना ही हो, कोई ऐसा ही हो जिसका हाथ भी नहीं रोक सकते, तो फिर आप क्या करेंगे? मेरी माँ ने कहा कि क्यों बिना पुष्टि के बच्ची के पीछे पड़ गए हों। अभी इसकी उम्र क्या है? हमारे खानदान में कम उम्र में शादी नहीं की जाती थी, लेकिन मेरे बाबा का कहना था कि मैंने खुद अपनी आंखों से उस मर्द को इसके कमरे से निकलते हुए देखा है। अब मैं और कुछ नहीं सोचूंगा। मैं बेगैरत इंसान नहीं हूं, बल्कि इससे पहले कि ये कोई गुल खिला दे, वो उसके कमरे में था। फिर वो क्या कर रहा था? मेरे माँ बाप एक दूसरे से इस तरह की बातें कर रहे थे जैसी उन्होंने आज तक नहीं की थी। मेरे पापा को यकीन था कि मैं ही बदकिरदार हूँ और मैंने ही उसे घर पर बुलाया है। वो शख्स जो भी था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी सामान कर गया था। अगर मेरा उसके साथ कुछ भी होता तो मैं क्या इतनी पागल थी कि उसे घर पर बुलाती? मुझे पता था कि मेरे बाबा बाहर सोया करते थे। अगर मेरा किसी के साथ चक्कर होता तो क्या मैं इतनी बेवकूफ़ होती? लेकिन जब आपके ऊपर मुसीबत आ जाती है तो फिर आप इस तरह की बात न तो सोचते हैं और न ही उसको साबित कर पाते हैं। और कोई आपकी बात नहीं मानता। मेरे पापा बार बार कह रहे थे कि अगर वो चोर था तो चोरी करके क्यों नहीं गया? इसके कमरे में गया और उसके कमरे से ही निकला। मैंने कहा कि जिसकी मर्जी कसम ले लो मुझसे। मुझे भगवान की कसम है। तो कहने लगे कि धर्म को बीच में मत लाओ। एक तो तुमने बुरा काम किया, ऊपर से तुम भगवान की कसमें खा रही हो। तुमने भगवान को कसम खाने के लिए रखा हुआ है, जबकि उनको पता था कि मैं पूजा पाठ करती थी। मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता था। मैंने वक्त बनाया हुआ था। मैं सुबह के वक्त पूजा किया करती थी। मैं बुरी लड़की नहीं थी। मैं तो अपने परिवार की सबसे अच्छी लड़की थी। लोग सब कहते थे कि राधिका जैसी लड़की तो कोई है ही नहीं। पढ़ाई में भी अच्छी, खाना बनाने में भी अच्छी है, पूजा पाठ की तरफ भी ध्यान देती है और खूबसूरत भी है, जवान भी है। उसके माँ बाप तो खुश नसीब हैं। लेकिन अगर ये बात किसी को पता चल जाती कि मेरे साथ क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला था, तो मुझे पता था कि वो सब भी मेरे बाबा की तरह मेरी सारी अच्छी बातें भूल जाते और यही समझते कि मेरा चलाया हुआ चक्कर है। वो भी मेरे खिलाफ बातें करते। ये समाज ही ऐसा है। इस समाज में जो औरत नाम की कहानी है ना, उसकी आखिरी लाइन यही है कि गलती हमेशा औरत की ही होती है। चाहे उसके साथ कुछ भी बुरा हो जाए, उसके साथ जोड़ा हो ले, लेकिन गलती औरत ही करती है। उस वक्त तो मुझे ये बात ठीक से समझ नहीं आई थी, लेकिन अब अपनी कहानी सुनाते हुए मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि औरत जब तक अपने आप को जलील ना करे उसे हक नहीं मिलता, और अपने आप को झुकाकर मिलने वाले हाथ में कोई खुशी नहीं होती। बस इस समाज में चुप करके सहते जाओ तो सारे खुश रहते हैं। जिससे अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ, उसी दिन सारा समाज आपका दुश्मन लग जाता है। मेरे बाबा ने ज़्यादा सोचा नहीं, जल्दी जल्दी में जो भी रिश्ता उन्हें मिला उसी के साथ मेरी शादी करा दी। इस घर में मेरा एक पति, एक देवर, सास और एक छोटी सी ननद थी। ये लोग हमारे से काफ़ी गरीब थे और अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग थे।
इनकी जहनियत पहले ही मुझे समझ में आ गई थी, क्योंकि एक लड़की इनके मोहल्ले में घर के सामने रहती थी, जो मेरी दोस्त थी। उसने कहा कि ये तो बड़े अजीब से लोग हैं। इनके घरों में तो हर वक्त गाने बजाने की आवाज़ें आती रहती हैं, और किसी के मोहल्ले में शादी होती है तो तुम्हारी होने वाली सास शादी में चली जाती है और अजीब से बेहुदा कपड़े पहनकर डांस करती है। उसे कोई बेवकूफ़ इंसान भी देखेगा तो शक्ल देखकर बता देगा कि ये औरत ठीक नहीं है। पूरे मोहल्ले में मशहूर है। इधर की बात अगर करने के अलावा उसे कोई काम नहीं है। उसने इस मोहल्ले में पता नहीं कितनी लड़कियों के रिश्ते टुड़वाए, लेकिन किसी ने भी उनको अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दिया। सबने कहा कि जब तक ये औरत जिंदा है, इस घर में अगर कोई बिना जवान वाली लड़की भी आ गई तो ये उसको बसने नहीं देगी। मैंने अपने दोस्त को कहा कि तुम मुझे क्यों डरा रही हो, वैसे भी किसकी सास अच्छी होती है। उसने कहा कि ऐसी बात नहीं है, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, और अगर बुरे भी हो तो बुरे होने में और बेशर्म होने में बड़ा फ़र्क है। ये औरत बेशर्म है और सबको उसके बारे में पता है, और उसके बेटे भी दोनों के दोनों ही ऐसे हैं। उसे किसी की परवाह नहीं होती है। बेटे को माँ की फ़िक्र नहीं है, माँ को बेटों की फ़िक्र नहीं है, और इनकी बहन ने तो सारे मोहल्ले को फंसा रखा है। तुम ऐसे गंदे लोगों में जाओगी तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारे पापा को सोचना चाहिए, तुम्हारा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। या तो पहले से ही लड़कों के साथ दोस्ती करती हो, या तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कोई मामला हो, तो तुम्हारे पापा कहाँ कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन जब उनको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर वो क्यों पागल हो गए हैं। मैंने कहा कि लगता है मेरा बुरा वक्त चल रहा है। जब बुरा वक्त चल रहा होता है तो पत्थर पड़ जाते हैं। मैंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, जिंदगी तो मेरी पहले ही बर्बाद हो गई है। मेरे बाप ने मुझे जानवरों की तरह मारा। वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं। घर में मुझसे ज़्यादा कोई बात नहीं करता। मेरी माँ भी बेबस हो गई है। मैं अगर खाना खाती हूँ तो बाबा मुझे बातें सुनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस घर में मेरे लिए अब कोई जगह नहीं है, यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। बस यहाँ से निकलना चाहती हूँ, और निकलने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अपने बाप का सामना नहीं कर सकती, जबकि मैंने कोई गलती भी नहीं की। लेकिन उन्होंने मुझे गुनहगार बना दिया है, और अब मैं अपने आप को गुनहगार ही समझ रही हूँ। मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि तुम जज्बाती हो रही हो, लेकिन तुम्हें अपने लिए लड़ना चाहिए। तुम्हें जंग लड़नी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मैंने अपनी ज़ुबान नहीं खोली। मैं चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन वो सब कुछ प्यार मोहब्बत से होने वाला नहीं था, बल्कि उसके लिए मुझे वाकई लड़ना झगड़ना पड़ता, और ये लोग पहले ही मुझे समझ रहे थे। मेरी माँ ने मुझे कहा कि अगर कोई बात है तो मुझे बता दो। मैंने उनको कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बाबा को गलतफहमी हुई है, और आप भी उनके साथ मिल गई हैं क्या। मेरी माँ ने कहा कि मैं उनका साथ दूं या न दूं, तेरा साथ तो नहीं दे सकती। तुझे तो पहले से ही पता है कि इस घर में सारे फैसले तेरे बाबा ही तो करते हैं, और इसीलिए मेरी शादी करवा दी गई। मेरे पति का नाम एहमान था। उनके साथ रवैया ठीक था। हम लोगों ने कहा कि सादगी से शादी करना है, तो वो लोग भी मान गए, क्योंकि वो भी खर्च नहीं करना चाहते थे। इसीलिए ऐसे ही शादी हो गई। खानदान में कोई रस्म नहीं की गई। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, लेकिन मेरी शादी इस तरह हुई थी जैसे किसी की मौत है, और ये मौत ही थी। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी शादी करवा दी गई थी। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपने ससुराल में अजीबोगरीब परिस्थितियों का सामना कर रही है। उसके पति की अनुपस्थिति में उसका देवर उसके साथ मजाक करता है, लेकिन ये मजाक सामान्य नहीं होते हैं। इन बातों के ज़रिए वह महिला ससुराल में अपनी स्थिति के बारे में और अधिक समझने लगती है। सिर्फ एक मेरी माँ ही थी जिसको मेरे ऊपर भरोसा था, क्योंकि वह एक औरत थी और उसने मेरी आंखें पढ़ ली थीं, लेकिन उसने कहा कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। जब मैं अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, तो वहाँ पर कुछ बहुत अजीब हुआ। मेरे पति की जगह मेरा देवर कमरे में आ गया। मैंने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसने कहा, फिक्र न करें, आपकी शादी मेरे भाई के साथ हुई है। मैं तो इस कमरे में सोने के लिए आया हूँ। मैं हैरान रह गई कि इसका यहाँ पर क्या काम है। मैंने कहा, किस किस्म की बातें कर रहे हो? तो वह हंसने लगा और उसने कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे यह लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यह हर एक सांस पर मजाक करता था, और इसका मजाक सामान्य नहीं होता था। वैसे तो मुझे मजाक से ही मालूम है कि यह क्या चीज़ होती है, यानी आप किसी को झूठ बोलते, धोखा देते हो तो कैसे? मैं मजाक कर रहा था। किसी के मुंह पर उसके चेहरे पर कोई बात कह देते हो तो बाद में कैसे?
मैं मजाक कर रहा था। किसी को बुरा भला बोल दो, जो दिल में आए कह दो और बाद में यह कह दो कि मैं तो मजाक कर रहा था। भला यह किस किस्म की बात है? जैसे यहाँ पर यह उल्टी सीधी गंदी गंदी बातें कर रहा था, और जब उसने वह बातें कर लीं और इसका दिल भर गया तो आखिर में कहने लगा कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं यहाँ पे सोने के लिए क्यों आऊँगा? मुझे तो ऐसी कोई चीज़ देखने का शौक़ नहीं है। मैं हैरान थी कि यह लड़का किस किस्म की फिजूल बातें कर रहा था। कहने लगा, मैंने आपको यह बताया था कि भाई अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, 2 घंटे देर से आएंगे। आपने सोना है तो सो जाइए, और अगर नहीं सोना है तो मैं 2 घंटे आपके साथ बैठ जाता हूँ, हंस मजाक कर लेंगे। मैंने कहा, मुझे नींद आ रही है, जबकि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने झूठ बोला था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस कमरे में वह 2 घंटे मेरे साथ बैठे। इसका यहाँ क्या काम था? मैं उन लोगों में से नहीं थी जिनको ऐसे रिश्ते पसंद होते हैं कि इस तरह के कोई रिश्ता हो, भी देवर हो गई, बहन हुई हो तो जीजा जी हो, उसके साथ हंसी मजाक करें। मुझे इस तरह का कोई शौक़ नहीं करना चाहती थी कि हर रिश्ता कभी हद में रहे तो ही अच्छा लगता है। यहाँ तक कि आपके पति के लिए एक हद होनी चाहिए। आपकी सास की भी कोई किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं दे सकता। उसने कहा कि आप 2 घंटे जाग लेना, मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। एक तो भाई है हमारा, और भाभी और देवर का रिश्ता बड़ा अच्छा होता है। मैंने दिल में सोचा कि भाभी और देवर का रिश्ता आग और पानी का रिश्ता होता है, लेकिन इस बेवकूफ़ को मैं क्या समझाऊं? मैंने कहा कि मुझे नींद आ रही है और मैंने सोने की एक्टिंग की। वह वहाँ से चला गया और मैंने सुकून का सांस लिया। मैंने कहा कि मेरी दोस्त ठीक कह रही थी, इन लोगों को किसी का भी लिहाज नहीं था। ये बात बताने के लिए मेरी ननद भी तो आ सकती थी। मेरा पति 2 घंटे के बाद आया। मुझे नींद कहाँ आ रही थी। वह कमरे में आया, लेकिन मेरे पति का रवैया ठीक था। ठीक से मतलब मेरा यही है कि जैसा होना चाहिए था वैसा ही था। शुक्र है कि उसने कोई ऐसी बात नहीं की। बाकी मैं उसकी पत्नी थी, उसने मुझसे मोहब्बत की शादी नहीं की थी कि वह मेरा किसी हवाले से लिहाज करता, और उसने लिहाज किया भी नहीं। और मेरी ज़िंदगी की शुरुआत वैसे ही हुई थी जैसे ज़्यादातर लड़कियों की ज़िंदगी की शुरुआत होती है। मेरी शादी जिस तरह से करवाई गई थी, मेरी मर्ज़ी का ख्याल अभी तक किसी ने भी नहीं किया था। मेरे बाबा ने, ना मेरे पति रहना किसी और में, ना घर वालों ने। मेरे भाइयों ने भी मेरा साथ नहीं दिया था। उनके सामने तो मैं वैसे ही शर्मिंदा हो गई थी, वह क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। लेकिन मैं आज भी हैरान हूँ कि कुछ और कौन था, यह जानता था कि इस घर में और तो ज़्यादा मर्द हैं, फिर भी वह उसे घर में दाखिल हुआ और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके चला गया था। इससे तो अच्छा था कि घर का सारा सामान लूट के चला जाता था। क्या ये बात तो साबित हो जाती कि वह चोर ही था, कोई और नहीं। इस घर में वाकई बहुत बेशर्मी थी। मैं तो ये देखकर हैरान रह गई कि इस घर पर मंदिर ही नहीं था। हर घर में एक मंदिर तो होता ही है, चाहे छोटा या बड़ा, लेकिन यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। मैंने कहा कि क्या शादी की वजह से मंदिर को हटा दिया है? शायद जगह का कोई मसला हो, क्योंकि घर इतना बड़ा तो नहीं था। लेकिन मेरी ननद ने कहा कि यहाँ पर कोई पूजा पाठ नहीं करता, और अगर किसी को जाना हो तो वह बाहर ही चला जाता है, इसलिए घर में मंदिर नहीं है। आपने बनाना है तो आप अपने कमरे में बनाना, बाहर नहीं बनाना। वह ऐसे बोल रही थी जैसे उसको कोई शौक ही नहीं था। मैंने कहा कि आपको अपने कमरे में ही बनाना पड़ेगा, मेरे घर में सारा सामान पड़ा है, मैं ले आऊँगी। एक तो यह लोग भगवान से इतना दूर थे और कपड़े भी बहुत अजीब पहनते थे। मेरी ननद भी अजीबो-गरीब किस्म के कपड़े पहनकर, जिनकी आस्तीन भी नहीं होती थी, सुबह सुबह मोहल्ले में निकल जाती थी कि अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। मेरे सर पर सारे घर का काम डाल दिया जाता था, और मेरी सास या तो पूरा दिन बैठकर ड्रामा देखती रहती या फिर रोमांटिक नावेल पढ़ती रहती थी। भला उसकी उम्र थी ये सब कुछ करने की? ये तो जवान लड़कियों के शौक़ होते हैं, जिनको नई नई जवानी छड़ी होती है तो वह मोहब्बत भरी कहानियाँ पढ़ती हैं और ख्वाबों ख्यालों में खो जाती हैं। और यहाँ मेरी सास इस तरह की हरकतें कर रही थी। मैं हैरान थी कि आखिर इसको इस उम्र में अपनी उम्र और मकान का लिहाज क्यों नहीं है। इसको रोकने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि इसका पति तो इस दुनिया में नहीं था। ये बात तो मुझे पहले ही मेरी दोस्त ने बताई थी कि इनके घर में सिर्फ एक ही अच्छा इंसान था, और वह तुम्हारे पति का बाप, लेकिन वह भी इस दुनिया में नहीं है। अगर होता तो वह तुम्हारा बहुत साथ देता। कभी कभी ऐसा होता है कि सास बुरी होती है, लेकिन अच्छा होता है। मैं भी सोचने लगी कि अगर कोई ऐसा इंसान होता तो अच्छी बात है, कोई तो गया साथ देता, कोई तो ऐसा होता जिसके अंदर इंसानियत होती। ये लोग तो ज़िंदगी के मज़े लूट रहे थे।
मैं हैरान थी कि आखिर ये लोग इतने पैसे कहाँ से ला रहे थे। एक दिन मेरा देवर मेरे पास आया और उसने कहा कि आप आंखें बंद करें, मैं आपको एक चीज़ पकड़ाता हूँ, आपने बताना है कि वह चीज़ क्या है। अगर आप सही कहेंगी तो मैं आपको 500 रुपये दूंगा। मैंने कहा कि मुझे इस तरह की कोई गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है और उसे वहाँ से भगा दिया। लेकिन फिर यूँ हुआ कि मेरे पति ने मुझे खर्च देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें खर्च वगैरह नहीं दे सकता, तुम्हें जो चीज़ चाहिए होगी वह घर में मिल जाएगी। खाना पीना घर में बनता है, टीवी भी सारे एक साथ बैठकर देखते हैं, इसलिए मोबाइल रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अभी तुम्हारे सारे कपड़े हम लोगों ने नए बनाए हैं, जब कपड़े ख़राब होंगे तो मिल जाएंगे। रही बात मौसम के कपड़ों की, तो वो माँ हर महीने के 2 सूट बना देती हैं, तुम्हारे भी बना देंगे, तुम उनको अपनी पसंद बता देना। मुझे पहले ये बात ठीक लगी, लेकिन पति का पत्नी को खर्च ना देना कोई अच्छी बात नहीं थी। ये उसका फ़र्ज़ है और उसने पहले ही इस फ़र्ज़ से हाथ धो लिए थे, जबकि यह फ़र्ज़ तो उसे सारी ज़िंदगी निभाना था। ये कोई अच्छी बात नहीं थी। मुझे उसे रोकना चाहिए था, काबू में रखना चाहिए था। मैं उसकी पत्नी थी, मुझे उसे अपने काबू में रखना चाहिए था, लेकिन मुझसे यह नहीं हुआ और मैं खामोश हो गई। पता नहीं वह कौन सी औरतें होती हैं जो अपने पतियों को काबू कर लेती हैं और वह उनकी मर्ज़ी के बगैर एक कदम नहीं उठाते, एक पैसा नहीं खर्च करते। यहाँ पर मैं खूबसूरत ही जवान थी। मेरा पति मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं था, बस जवान था, उसमें और कोई खूबी नहीं थी। शक्ल सूरत ठीक थी, ऐसा नहीं था कि देखकर बुरा लगता हो, लेकिन मैं उसके मुकाबले में ज़्यादा सुंदर थी। लोग तो कहते हैं कि सुंदर पत्नी हो तो पति उसकी हर बात मानता है, लेकिन अभी तक उसने मेरी तो कोई बात नहीं मानी, बल्कि एक साथ ही इतना कुछ कह दिया था कि फ़ोन रखने की भी ज़रूरत नहीं है और कपड़े भी मेरी माँ बनाया करेगी, घर में टीवी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं आना जाना वैसे ही नहीं है, हम लोग ज़्यादा रिश्तेदारों से मेल मिलाप नहीं रखते। उसने तो एक साथ ही मुझ पर इतनी सारी पाबंदियां लगा दी थीं। इसका मतलब यही था कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बोर होने वाली थी। जब मैं कहीं जा नहीं सकती, टीवी नहीं देख सकती, मोबाइल नहीं रख सकती, अपनी मर्ज़ी के कपड़े नहीं बना सकती, तो फिर मेरी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट के लिए क्या रह गया था। उसके बाद जब मेरा देवर दोबारा मेरे पास आया तो मैंने कहा कि 500 कमाने का मौका क्यों छोड़ दूँ। मैंने कहा कि बताओ क्या करना है। वैसे ही उसका दिमाग बच्चों वाला था, वह ज़रूर मुझे कोई बच्चों वाली गेम खेलने वाला था। उसने कहा कि मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा और आपके हाथ में एक चीज़ थमा दूंगा, आपने मुझे बताना है कि वह चीज़ क्या है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मुझे कहा कि हाथ आगे करो। उसने कहा कि भाभी, अगर आप बता ना पाई तो फिर आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। मैंने यह नहीं बताया कि मेरे पास 1 रुपया नहीं था, क्योंकि मैं बहुत रिलैक्स थी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ होगी। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मेरे हाथों में कोई चीज़ थमा दी। मैंने जब उस चीज़ को पकड़ा तो मुझे वह चीज़ बहुत अजीब लगी थी। वह चीज़ काफ़ी नरम थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। वह मुझे बार बार पूछ रहा था कि बताएं बताएं यह क्या है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं हार गई। जैसे ही मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई, वहाँ कुछ नहीं था। मैंने कहा कि क्या था। उसने कहा कि यह तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन अब आप शर्त हार गई हैं, इसलिए आपको मुझे 500 रुपये देने होंगे। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि चलें, कोई बात नहीं, जब आपके पास हों आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, और मुझे अफसोस हुआ कि मैं भी समझ नहीं पाई कि क्या चीज़ थी, कहाँ मैं पैसे कमाने जा रही थी और कहाँ अब मुझे अपने देवर को 500 देने को। इसका मतलब मेरी किस्मत ख़राब थी। मैं अपने पति पर गुस्सा करने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि यह सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। एक दिन मेरा देवर फिर से मेरे पास आ गया और उसने कहा कि अगर आज आप जीत गई तो आपको पैसे वापस देने होंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं दोबारा कोशिश करने को तैयार हूँ। उसने फिर से मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर से मेरे हाथ में वह चीज़ दी। वह चीज़ थोड़ी गीली थी। मैंने काफ़ी देर लगा दी, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि मैं हार गई। उसने कहा कि आज आप फिर से हार गई हैं, इसीलिए जो 500 हैं वह आपको मुझे देने हैं। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा, क्यों भाई, आपको पैसे नहीं देते? तो मैंने कहा कि हाँ, तुम्हारे भाई मुझे पैसे नहीं देते। उसने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरा आपके पास 1000 रुपया हो गया है। मैंने सोच लिया कि अब मैं इसके साथ नहीं खेलूंगी। मैंने तय कर लिया कि अब मैं अपने देवर के साथ नहीं खेलूंगी। मैंने सोचा कि अगर कभी मेरे पास पैसे हुए तो दे दूंगी उसे पैसे, लेकिन अभी तो मेरे पास 1000 क्या, 1 रुपया भी नहीं था। मुझे बहुत गुस्सा आता था
कि मैं 2 बार कोशिश करने के बावजूद जीत नहीं सकी। अगर मैं जीत जाती तो आज मेरे पास 1000 रुपये होते और मैं अपनी कोई चीज़ ले सकती थी। जब मैं अपने मायके जाती थी तो खाली हाथ जाना मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं चाहती थी कि जब मैं अपने घर जाऊं तो कोई चीज़ लेकर जाऊं। मेरे भाई अभी छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे। उनके दिल में यह बात आती होगी कि आप भी हमारे लिए कुछ नहीं लाई। मेरे पिताजी तो मुझे देखते भी नहीं थे। मेरी माँ कहती थी, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये मर्द ऐसे ही होते हैं। तुम कभी किसी मर्द पर भरोसा मत करना, क्योंकि ये भी तो औरतों का भरोसा नहीं करते। मैंने कहा, अपने पति का भी नहीं? तो मेरी माँ ने कहा, हाँ, अपने पति पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि वह भी एक मर्द है, और अगर औरत मर्द की मोहब्बत पर भरोसा करती है तो वह पागल होती है, और अगर वह उसकी मोहब्बत पर इतराती है तो वह बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, और अगर इस मोहब्बत पर घमंड करती है तो फिर वह बर्बादी की तरफ जा रही होती है। ननद और देवर की बातें इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन मेरी ननद किचन में कुछ बना रही थी। उसे घर का खाना खाने की आदत नहीं थी। बाजार से खाना मंगवाया करती थी या फिर खुद ही कुछ बना लेती थी। दाल रोटी उसे पसंद नहीं थी। कभी कभी तो घर के बाहर कोई ढेर सारा खाना रख के चला जाता था और मेरी ननद जाकर उठा लेती थी। ये खाना होटल का होता था। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं थी, मुझे समझ आ गया था कि उसने कुछ लोगों से दोस्ती कर रखी है जिनसे ये खाने पीने की चीज़ें मंगवाती हैं। जब मेरा देवर आया तो मैंने उसकी बहन के सामने कहा कि जो खेल तुमने मेरे साथ खेला था वह अपनी बहन के साथ भी खेलो, उसके साथ भी शर्त लगाओ, हो सकता है वह पहचान ले। मेरी ननद ने ध्यान दिया और कहा, किस शर्त की बात हो रही है? मैं भी खेलूंगी। मैंने उसे कहा, अगर तुम जीत गई तो 500 मिलेंगे। उसने कहा, मैं ज़रूर खेलूंगी, इससे 500 निकालने का अच्छा मौका है। इसने वैसे भी मेरे बहुत सारे पैसे देने हैं। उसने कहा, नहीं, वह खेल मैं इसके साथ नहीं खेल सकता। मैंने कहा, क्यों? इसके साथ क्यों नहीं लगा सकते शर्त? मेरे साथ लगा सकते हो तो तुम्हारी अपनी बहन है। मेरे देवर ने कहा, नहीं भाभी, आपके साथ भी नहीं खेलूंगा, बस आप किसी को नहीं बताएगा। वह वहाँ से चला गया और मेरी ननद ने मुझसे पूरी बात पूछी। मैंने उसे सारी बात बता दी। वह भी कहने लगी, भाभी, मैं आपको एक बात पहले ही बता देती हूँ। ये जो मेरा भाई है, बचपन में खुले गटर में गिर गया था और उसके सिर पर चोट लगी थी। बस, ये पागल है। चलें, आप इसकी किसी बात को भी दिल पर मत लीजिएगा और इसकी उल्टी सीधी हरकतें भाई को मत बताइएगा, नहीं तो वह इसे पागलों की तरह मारेंगे। वह पहले भी इसे ऐसे ही मारते हैं जब ये कोई हरकत करता। चौंकाने वाली हकीकत मुझे लगा कि वह मजाक कर रही है कि उसका भाई गटर में गिर गया था, क्योंकि भाई बहनों में ऐसा होता है। वह एक दूसरे को इस तरह की बातें करते रहते हैं। मैं भी कभी कभी मजाक में अपने भाई से कहती थी कि तुम्हें हमने गोद लिया था, तुम हमारे बेटे नहीं हो। इसीलिए मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। मैंने अपने देवर से कहा कि मुझे तुम्हारे साथ फिर से शर्त लगानी है। उसने कहा कि ठीक है, इस बार अगर आप जीत गई तो मैं आपको 1500 रुपये दूंगा। मैं बहुत खुश हो गई और मैंने सोच लिया कि इस बार मैं जीत जाऊंगी। लेकिन मैं पहचान नहीं पाई और मेरे दिमाग में एक ख्याल आ गया। जब इंसान सही तरीके से कोई खेल खेलना चाहे लेकिन जीत नहीं सके तो फिर वह चीटिंग करता है, और मैं भी चीटिंग करना चाहती थी। मैंने उससे कहा, मैं कल तुम्हारे साथ आखिरी दफ़ा यह शर्त लगाऊंगी। अगर मैं जीती तो तुम मुझे पूरे 3000 रुपये दे दोगे, और अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें 5000 रुपये दे दूंगी। मेरा देवर इस बात पर बहुत खुश हो गया। उसने कहा, लगता है भाई ने आपका खर्चा लगा दिया है। मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे भाई ने मुझे खर्चा देना शुरू कर दिया है। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, और फिर शर्त तो ऐसी होती है, शर्तों में थोड़ी ना देखा जाता है कि पैसे कितने लग रहे हैं। मैंने कहा कि तुम भी पैसे तैयार रखना। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि मेरा पति वहाँ आ गया। जब मेरा पति घर आ जाता था तो वह मुझे कोई इशारा नहीं करता था, लेकिन उसका मतलब यह होता था कि मुझे कमरे में जाना है। मैं चली जाती थी। मेरा पति मुझे काम बता देता था कि मेरे लिए चाय बनाओ, कपड़े निकाल दो। पति का सच उसने कहा, तुम यह बातें कर रही थीं, तुम्हें पता है ये पागल है? मैंने कहा, क्या मतलब? आपकी बहन भी कहती है कि ये पागल है, आप भी कहते हैं कि ये पागल है, मुझे तो ये पागल नहीं लगता। मेरे पति ने मुझे कहा कि ये पागल है, इसका दिमाग खराब है, इससे दूर रहा करो।
यह बात करते करते अचानक पटरी से उतर जाता है। मैं दिल में सोचने लगी कि वो तो आपके पूरे परिवार की बीमारी है। आपकी माँ भी अचानक से बैठे बैठे बातें करते करते मुझसे ऐसे सवाल करने लगती हैं जो एक सास कभी भी अपनी बहू से नहीं करती। और अपनी बहन के बारे में उनको पता नहीं था, जिन्होंने पूरे मोहल्ले के साथ ताल्लुक़ रखा था। आखिरी शर्त मैंने उनसे कहा, ठीक है, और उन्हें शर्त वाली बात नहीं बताई। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मेरे सबसे छोटे भाई की सालगिरह थी। हम सालगिरह धूमधाम से मनाते थे। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके लिए एक वीडियो गेम लेकर जाऊंगी, जो पूरे 3,000 रुपये की थी। इसलिए मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पति से मांगे थे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि सालगिरह का जश्न मनाना तो गुनाह होता है। मैं उससे जवाब दे सकती थी कि औरतों का नमाज ना पढ़ना, घर से बेपर्दा होकर निकलना, मोहल्ले के लड़कों से दोस्ती करना, दूसरों की शादियों में जाकर डांस करना भी गुनाह होता है। लेकिन मैंने उसे जवाब नहीं दिया और मैं खामोश हो गई। मैंने इस चीज़ को कभी देखा नहीं था जो मेरा देवर मुझे पकड़ा देता था। लेकिन अब मैं उसे महसूस करके उसके बारे में सोच रही थी कि वह बहुत नरम सी चीज़ थी और उसके ऊपर काफ़ी बाल भी होते थे। ऐसी क्या चीज़ हो सकती थी? और जब मैं आंखें खोलती थी तो वह चीज़ गायब होती थी। असली सच्चाई का पर्दाफाश इस दफ़ा मैं अपने साथ एक कपड़ा ले गई थी। जब मेरे देवर ने कहा कि आपको पट्टी बांधनी है, तो मैंने कहा कि उस दुपट्टे से बांध दो। वह भी मान गया। उसने वह दुपट्टा मेरी आंखों पर बांध दिया। वह बहुत ज़्यादा बारीक कपड़े का था